चौधरी साहब ये बताइएगा, पाकिस्तान में ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं, यकीन जानिए उसकी नजीर नहीं मिलती। एक बयान हल्फी है, जो बयान हल्फी दे रहा है उसको ये नहीं याद कि उसने 30 दिन पहले उस बयान हल्फी में क्या लिखा था। और बयान हल्फी ऐसी चीज होती ही नहीं है कि वो भूल जाए, क्योंकि आप हल्फ पर एक बयान दे रहे होते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, उन्होंने एक सेफ में रखी थी और सेफ से निकलकर जादुई तौर पर किसी तरीके से सहाफी के पास पहुंच गया और मीडिया का हिस्सा ही बन गई। क्या कहेंगे सर? एक किताब थी E.M. फॉस्टर की, जो उसके पैसेज टू इंडिया के प्रीफेस में उसका जिक्र आता है, मॉरिस। ये किताब जो थी ये उन्होंने अपने ज़माने में लिखी और इसे एक बैंक के लॉकर में रख दिया और उन्होंने वसीयत ये की कि जी मेरे मरने के बाद शाया की जाए। उसमें उनके काफ़ी सारे ऐसे एतराफ़ात थे और उनकी ऐसी बातें थी, कन्फेशंस थी, जो उनकी ज़िंदगी में अगर छपते तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता। राना साहब का बयान जो है उसका वहाँ जाके महफूज होना, कोई समझ किसी को तो आए या ना आए, मुझे तो उसकी समझ आती है। उसकी वजह यह है कि राना साहब ने जो कुछ किया वो अपने एक आका को खुश करने के लिए किया जो लंदन में मौजूद है, और राना साहब उसके पास गए और ये सारी कली खोल दी राना साहब के अपने बेटे ने, जिन्होंने अहमद हसन या क्या उनका नाम है, उन्होंने बाकायदा आके ये कहा कि मेरे वालिद का ज़मीर जागा। और अगर आपके वालिद का, उसके वालिद का ज़मीर जागा है तो जिसका ज़मीर जागा है वो आके कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरा ज़मीर जागा है या नहीं जागा है। और जिन लोगों ने अहमद का हसन का वो बयान सुना या जिस तरह वो गुफ्तगू कर रहा था, उन्हें समझ आ जानी चाहिए कि वो इतना ज़्यादा लोडेड हैं, उन्हें इतना नवाजा गया है कि अब ना वो कोई कानून की बात करते हैं, ना उन्हें कानून का पता है। और ना राना साहब जो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत चीफ जज बने थे, और वहाँ उन्होंने तासुर ये देने की कोशिश की इनके बेटे ने कि जिस तरह 2 चीफ जस्टिस का मामला है, यानी पाकिस्तान के अंदर एक चीफ जस्टिस है और एक पाकिस्तान से बाहर गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस है, दोनों का आपस में मामला है। खुदारा थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करें कि वो एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत नवाज शरीफ साहब ने उन्हें लगाया था, और इससे पहले यानी उनकी हुकूमत जो थी उन्होंने उन्हें और भी बहुत सारे ओहदों से नवाजा, जिसकी अब बात करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर उस एफिडेविट को ही देख लिया जाए, कोई थोड़ा सा गौर, तो वो एफिडेविट इट इज़ ए पीस ऑफ ट्रैश, उसको कोई अहमियत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। ना वो किसी जिस बात की वो बात कर रहे हैं वो हेयर से कह रहे हैं, और उनका गवाह कौन है? उनकी मरहुमा बेगम साहबा, और उसके बाद उनके सामने कौन बैठा है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान, और उनकी बेगम बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। और इतनी आम काना बात के खुदा ना खास्ता चीफ जस्टिस जो है वो कुरून उला के ज़माने में मौजूद है, उसे टेलीफोन नहीं मिल रहा और वो परेशान है कि जनाब मुझे कहीं से टेलीफोन मिले। और फिर वो टेलीफोन मिलता है और उसे किसी जज के साथ बात करने के लिए उसे टेलीफोन चाहिए, और उसके बाद फिर राना साहब से वो कहता है कि राना साहब पूछे ना क्या बात है, आप यूँ समझे कि ये बात जैसे। उसे अच्छी तरह से साकिब निसार साहब को ये पता था कि राना साहब परवरदा हैं नवाज शरीफ के। अगर यानी जिनके बारे में मैंने हमेशा ये कहा है कि वो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते थे, इतना ज़ीरक इंसान है। अगर उसे बाकी उससे मुझे इख्तलाफ लाख सही, लेकिन जहाँ तक उसकी ज़हानत का ताल्लुक है वो बहुत काया आदमी था, श्रीउट उन्हें कहा जा सकता है, और बहुत ज़हीन आदमी। ऐसा शख्स जो है वो इस तरह की बात करेगा और इनके सामने करेगा। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जिम्मेदारी कबूल कर ली है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सब ने, मैंने भी कई प्रोग्रामों में यही बात की कि ये काम किसी और का नहीं है। ये काम, पहली बात तो ये है, उनका था जो इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जनाब अब देखें क्या हालात हो गए। और इससे पहले उन्होंने उसका बयान चलाया जो वो तकरीर उसने की थी शौकत अजीज सिद्दीकी ने, उसके बाद राशिद का, अरशद मलिक का चलाया, फिर ऑडियो, फिर वीडियो, सारा बातें चल रही हैं। तो भाई जहां उनका केस है वहां वो उस केस में एविडेंस पेश करने की बजाय उस अदालत की इस हद तक तौहीन और उसके बारे में लोगों के ज़हन में इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्योंकि इनफैक्ट तो वो केस से उनका ताल्लुक नहीं है और उन्हें पता है कि ये एविडेंस के तौर पर कबूल नहीं होगी, क्योंकि जब वहाँ एविडेंस के लिए आएगी तो वो फोरेंसिक से गुजरेगी, फिर वो सारा टेस्ट और उसका क्राइटेरिया जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है
उसमें से गुजर के वो एविडेंस के दर्जे को पहुंचेगी। और अगर वो एविडेंस के दर्जे को पहुंचती है तो पहली अरशद मलिक की वीडियो ही काफी थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, उन्हें पता है, क्योंकि जिस तरह का काम वो कर रहे हैं वो बहुत खूबी से कर रहे हैं। अब अतर मिनल्ला साहब, चीफ जस्टिस साहब जो है हमारे काबिल इज्जत, उनकी ये जिम्मेदारी है कि अगर उन्होंने ये नोटिस लिया है तो इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाए, वरना वो जो कहते हैं ना जी फ्लड गेट हम नहीं खोलना चाहते, वो फ्लड गेट तो आप बंद करेंगे, लेकिन ये फ्लड गेट जो है अदालतों को इंटिमिडेट करने का और उनको दबाव में लाने का पॉलिटिशियंस की तरफ से, वो कभी नहीं थमेगा और वो हमारे सब के लिए नुकसानदेह होगा। नाउ इट शुड बी द एंड ऑफ इट, दैट्स व्हाट आई कैन से। ठीक है सर जी। अच्छा फखरुर रहमान साहब, आप जरा क्विकली इस पर कमेंट कीजिएगा, फिर मैं सिद्दीक साजिद की तरफ भी जाऊंगा। फखर साहब, ये जो मामला है ये थोड़ा सा समझ नहीं आया मुझे। इसकी वजह ये है कि आप एक बयान देते हैं और वो बयान बड़ा स्ट्रॉन्ग बयान होता है क्योंकि उस पर आप हल्फ लेके बयान दे रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद आप उसको भूल भी जाते हैं, फिर आप कहते हैं मैं कंटेंट देखो। अब नेक्स्ट समात में आपको क्या लगता है क्या होगा कि वाकई में कंटेंट आएगा और कंटेंट ही आपको याद ना हो? क्योंकि अगर मैं आज प्रोग्राम कर रहा हूं तो कम से कम मुझे 10 दिन बाद याद होगा कि मैंने किस कंटेंट पर प्रोग्राम किया था। देखिए, दो चीज़ें तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्टेब्लिश हो गई। वो ये थी कि जो अंसार अब्बासी ने जो खबर दी और उसमें उन्होंने कहा, अदालत के सामने ये बयान अपना दिया है कि मैंने जो राना शमीम है उनसे खबर देने से पहले तस्दीक की थी, और आज राना शमीम ने उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया और उनका कहना ये था कि जी मुझसे खबर के बाद रब्ता किया गया। तो एक चीज़ तो ये इस्टेब्लिश हो गई। दूसरी बात ये है कि राना शमीम का ये कहना कि जी मैं अपना एक बयान हल्फी है मेरा और वो मैं लॉकर में रख कर आया हूँ और वो लॉकर की रखवाली जो है वो मेरा पोता कर रहा है, तो ये अब जो है वो सच से भागना चाह रहे हैं और उनको नज़र आ गया कि वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस उनके साथ हो सकते हैं। झूठ जो है वो इस्टेब्लिश जो है वो बिल्कुल हो गया है, और जैसा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मरीम नवाज़ जो है वो बरमला कह चुकी हैं कि हम जो है वो सियासत कर रहे हैं, और जो उनके करीबी ज़राए से मरीम नवाज़ के इंतहाई करीबी ज़राए से जो मुझे तस्दीक हुई है, उनका कहना ये है कि ये सारा कुछ जो हम कर रहे हैं ये अदलिया पे दबाव डालने के लिए कर रहे हैं ताकि अदलिया जो है वो हमें बेल आउट कर दे और हमें बाइज्जत बरी कर दे। तो ये नैरेटिव उन्होंने अपनाया है और वो इसको अपने मुकदमे में बतौर सबूत इस बयान हल्फी को नहीं लेके जाएंगी, क्योंकि वो ये इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। उनका जो मकसद था वो ये कह रहे हैं कि हम इस पर सियासत करना चाह रहे थे, और उनका ये दावा है कि जी उनका कोई मीडिया ट्रायल हो रहा है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। मुकदमा उनका रसीदें देने का है फ्लैट्स के बारे में, और वो रसीदें अभी तक आई नहीं हैं, तो इसलिए ये सारा कुछ पॉलिटिक्स के जरिए चल रहा है और ये डिलेइंग टैक्सेस चल रही हैं। अभी 5 दिन का टाइम। चलिए, आप पॉलिटिक्स का जिक्र कर रहे हैं ना, तो मैं फिर सिद्दीक साजिद को भी इन्वॉल्व कर लेता हूं। पॉलिटिक्स के हवाले से क्या बात हो रही है, क्योंकि अभी तो हम समात की बात कर रहे थे, समात के हवाले से बात कर रहे थे और वो बातें कर रहे थे जो एक आम इंसान की समझ में आती हैं। अभी पॉलिटिक्स के हवाले से इस पर क्या बात हो रही है, सिद्दीक साजिद बताइएगा, क्या हुकूमत क्या सोच रही है इस सारे मामले पर? आपको क्या लगता है हुकूमत क्या सोच रही है? हुकूमत अपनी कामयाबी करार दे रही है, नून लीग कह रही है देखें हम तो जो कह रहे थे वही निकलकर सामने आ गया। आज वफाकी काबीना के इजलास के बाद जो ब्रीफिंग दी है वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने, उसमें तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये जो सारे का सारा मामला है ये बयान हल्फी वाला, तो इसके पीछे नवाज शरीफ है। ये नवाज शरीफ ने फ़राहम किया उस अखबार को और चैनल को और उन्होंने चला दिया, वो तो इसके ऊपर मौक़िफ़ ले रहे हैं, ज़ाहिर है। और दूसरी, आप अटार्नी जनरल ने जो आप एक मौक़िफ़ इख्तियार किया, ज़ाहिर है वो भी हुकूमत की जब नुमाइंदगी करते हैं तो उन्होंने तो यही बात उन्होंने कहा कि ये तो एक सोची समझी साजिश है। अब आप मुस्लिम लीग नून का जो अपना माजी का रिकॉर्ड देख रहे हैं आला दरिया के हवाले से, तो वो इनको इतना मुतनाज़ा बनाना चाह रहे हैं कि इतना ये अभी इन्होंने एक इशू छेड़ दिया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इनकी पार्टी के अंदर मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर रहनुमा हैं, जिन लोगों से हम मिलते हैं, उनके अंदर भी कोई ये जो सारा सिलसिला ये बयान हल्फी वाला है इसको कोई अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा। वो कह रहे हैं ऑडियो वीडियो ये बयान हल्फी इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं होना चाहिए, इससे हमें उल्टा जो है वो नुकसान होगा। तो ज़ाहिर हम पहले इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई, अब आप सीधा सीधा अदलिया के साथ आ गए और दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर कि आपके फ़ैसले जो है वो ठीक नहीं थे। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं और हुकूमत इसको इस अंदाज से देख रही है कि जो पोलिटिकल इसके पर्पज़ है मुस्लिम लीग नून वो इससे हासिल करना चाहती है। अब सिचुएशन ये है कि जो साकिब निसार साहब की एक ऑडियो आई, आपने देखा कि
वज़रा जो हैं वो उसके दिफा में खड़े हो गए, उनके साथ खड़े हो गए। उसको भी नून लीग ने एक दूसरे अंदाज से लिया कि जी साकिब निसार साहब खुद तो बोलते नहीं हैं और ये जो वज़रा जो है वो बयानात जो है वो दिए जा रहे हैं। लेकिन ये सारी की सारी ये एक जो प्लानिंग जो इसमें हमें नज़र आ रही है कि ये ऐसा नहीं है कि एकदम ऐसा हो गया। फिर आप ये देखें कि ये कैसे गए, राणा साहब जो बैरून मुल्क गए, कैसे गए, किसने इनका अरेंजमेंट किया, मुस्लिम लीग नून से इनकी वाबस्तगी, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है, तो वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रेक लेना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।